please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के कौशाम्बी में बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने बिजली विभाग के अधिकारी को उल्टा टांगने की धमकी दे दी। वहां के किसानों ने बीजेपी सांसद से महीनों के इंतजार के बावजूद खराब ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाने की शिकायत की थी, जिसके बाद बीजेपी सांसद विनोद सोनकर किसानों को अपने साथ लेकर बिजली विभाग के दफ्तर पहुंच गए। बीजेपी सांसद के तेवर देखकर वहां मौजूद अधिकारी ने हाथ जोड़ते हुए जरूरत के मुताबिक ट्रांसफार्मर नहीं होने की दलील दी, लेकिन इसका सांसद पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने तय समय सीमा के अंदर किसानों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर अधिकारी को अंजाम भुगतने की धमकी दी। मैं केवल इनको ये निर्देश देने आया हूँ कि जो जिस कंप्लेन जिस अनुसार है उनको उसी प्राथमिकता के आधार पर दें, गड़बड़ किए तो यही उल्टा टांगूंगा। बिजली विभाग के अधिकारी को फटकार लगाने के बाद बीजेपी सांसद ने किसानों की परेशानी जल्द दूर करने के लिए पास के जिलों से भी ट्रांसफार्मर मंगवाने का दावा किया। यूपी के हरदोई में गंगा और रामगंगा नदी का पानी पास बसे गांव में घुसने के बाद कुछ लोग नाव की मदद से अपना सामान लेकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाने लगे। गांव में पानी घुसने से परेशान लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें इन हालात में प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली, जिस वजह से ये लोग नाव में सवार होकर अपनी जरूरत के सामान के साथ सुरक्षित जगहों पर निकल गए। गंगा में आए उफान के बाद नदी का पानी गांव में घुसने से कई लोगों के मकान भी पानी में डूब गए। आपका मकान कहाँ है? पीछे गंगा जी में चला गया। मकान के साथ खेतों में खड़ी फसल भी पानी में डूब जाने के बाद बड़ी तादाद में गाँव वाले दूसरी जगह जाकर बसने को मजबूर दिखे। गाँव वालों की बढ़ती परेशानी की जानकारी मिलने पर वहाँ के विधायक कई अधिकारियों के साथ मौके पर पहुँचे। उन्होंने नाव पर सवार होकर गाँव के हालात को करीब से जानने की कोशिश की और लोगों को मदद का भरोसा दिलाया। सही जगह पर शिफ्ट करेंगे, वहाँ इनको भोजन पानी की व्यवस्था कराएंगे और रात कैंप चलाएंगे हम। भारी बारिश के बाद उफान पर आई नदियों ने आसपास बसे करीब 2 दर्जन गांवों को तबाह कर दिया, जिससे लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई। गुजरात के अहमदाबाद में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल का अनशन 11वें दिन भी जारी रहा। वहीं पाटीदार समुदाय के लिए आरक्षण और किसानों की कर्जमाफी के मुद्दे पर अनशन कर रहे हार्दिक पटेल को यशवंत सिन्हा और बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का भी समर्थन मिला। और यशवंत सिन्हा ने तो हार्दिक पटेल के साथ मिलकर देश भर में आंदोलन करने का ऐलान कर दिया। अब इस आंदोलन को हम देश भर में मजबूती के साथ लड़ेंगे, देश भर में। इससे पहले यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा अनशन पर बैठे हार्दिक पटेल से मिले। बताया गया कि अनशन के दौरान हार्दिक पटेल का वजन 20 किलो कम हुआ है और उनकी तबीयत पहले से खराब होती जा रही है। हार्दिक पटेल के लिए चिंता जताते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने सरकार को उनसे बातचीत करने की नसीहत दी। विनम्रता पूर्वक अभी अनुरोध कर रहा हूँ कि ये मामला ठीक हो जाए, सुलझा दें, सुलटा दें, और जहाँ नहीं सुलटा सकते हैं, जहाँ आपको दिक्कतें हैं, उन इश्यूज पे आप बैठ के वार्तालाप स्थापित करें। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने हार्दिक पटेल से अनशन खत्म करने की अपील की, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से भरोसा मिलने तक हार्दिक पटेल अनशन खत्म करने को राजी नहीं हुए। हालांकि हार्दिक पटेल के बढ़ते समर्थन को देखते हुए राज्य सरकार भी आ गया और उनसे अनशन खत्म करने की अपील की गई। विनती करते हैं कि वो डॉक्टरों की सलाह माने, डॉक्टर की सलाह मानेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। जो आंदोलन का इशू है वो 100% पॉलिटिकल है। इसके अलावा सरकार हार्दिक पटेल की मांगों पर बातचीत के लिए भी तैयार हो गई। उधर हार्दिक पटेल ने पाटीदार समुदाय की 6 संस्थाओं को सरकार से बातचीत करने के लिए मंजूरी दे दी। इसके बाद पाटीदार समुदाय के प्रतिनिधियों और सरकार के 2 मंत्रियों के बीच बैठक शुरू हुई। सरकार और पाटीदार समुदाय के प्रतिनिधियों की बातचीत से कोई रास्ता निकलने की चर्चा तेज हो गई। गुजरात के अहमदाबाद में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल का अनशन 12वें दिन भी जारी है। इस बीच पाटीदार समुदाय के लिए आरक्षण और किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर अनशन कर रहे हार्दिक पटेल को समर्थन भी मिलता दिखा। गुजरात के अलग अलग शहरों में हार्दिक पटेल के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे, जिसकी एक तस्वीर अहमदाबाद से भी सामने आई, जहाँ लोगों ने थाली बैलून बजाते हुए सड़क पर रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पाटिल में बड़ी संख्या में लोग हार्दिक पटेल के समर्थन में सड़कों पर उतरे, जबकि मेहसाना और ऊंझा में लोगों ने टायर जलाकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। आम्रपाली के प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए एनबीसीसी ने 8,500 करोड़ रुपयों की जरूरत बताई। आम्रपाली ग्रुप मामले में एनबीसीसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्लान दाखिल कर बताया कि अधूरे प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए करीब 8,500 करोड़ रुपयों की जरूरत होगी। मध्य प्रदेश के सीहोर के किसानों ने फसल बीमा न मिलने का आरोप लगाते हुए भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। गुजरात के भावनगर में पुलिस ने लोगों से अवैध वसूली करने के कुछ आरोपियों का बीच सड़क पर जुलूस निकाला। तालिबान ने ओसामा बिन लादेन के सहयोगी रहे और आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्क के संस्थापक जलालुद्दीन हक्कानी की बीमारी से मौत का दावा करते हुए उसके बेटे सिराजुद्दीन के पद संभालने की बात कही। ब्राजील में एक दृष्टिहीन महिला ने आरोप लगाया कि कार में एसी बंद करने की मांग करने पर उन्हें उबर कैब ड्राइवर ने बीच रास्ते में उतार दिया।
दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट के बाहर से नीरज बवानिया गैंग के 4 शार्प शूटर को गिरफ्तार कर लिया। यूपी सरकार ने गुरुवार शाम तक भारी बारिश की चेतावनी के बीच सभी जिलों के डीएम को अलर्ट रहने का निर्देश दिया। यूपी के गाजियाबाद में सड़क पर कूड़ा डालने से मना करने को लेकर कुछ लोगों पर एक शिक्षक की पिटाई करने का आरोप लगा। वाराणसी में भैदनी घाट के ऊपर बने पंपिंग स्टेशन से कुछ लड़के गंगा नदी में छलांग लगाने लगे। इन लड़कों ने जान की परवाह किए बिना गंगा नदी में स्टंट दिखाए और भदैनी घाट पर ऊंचाई पर बने पंपिंग स्टेशन से एक-एक कर छलांग लगाते रहे। नदी के उफान पर होने के बावजूद ये लड़के छलांग लगाते रहे और घाट पर मौजूद उनके बाकी साथी इसका लुत्फ उठाते दिखाई दिए। छलांग लगाने के बाद ये लड़के रस्सी से ऊपर भी आए, लेकिन इस बीच इनमें से किसी भी लड़के के चेहरे पर खौफ नजर नहीं आया, जबकि प्रशासन की तरफ से लगातार उफनती नदियों और नालों से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। इलाहाबाद में एक बस्ती में रहने वाला एक आदमी कमर तक डूबे पानी में नाव पर सामान रखकर उसे खींचने लगा। वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि भारी बारिश के बाद गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से पानी उनकी बस्ती में घुस गया, जिससे उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा। नुकसान से बचने के लिए लोग अपने सामान को सुरक्षित जगहों पर ले जाने को मजबूर दिखाई दिए। बाढ़ से प्रभावित इस निचले इलाके में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी एयरपोर्ट पर मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार की गई महिला जमानत पर रिहा कर दी गई, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई के बहाने कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने इस घटना को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमले से जोड़ दिया। दुखद घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, जिसमें जो भी कोई विरोध करता है सरकार का या रूलिंग पार्टी का, उसको जेल भेज दिया जाता है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस ने बीजेपी को लोकतंत्र में उदारवादी चेहरा रखने की भी नसीहत दे दी। इस बीच सरकार विरोधी नारेबाजी के आरोप में गिरफ्तार महिला के पक्ष में आरजेडी भी उतर आई। उसने महिला को 15 दिन तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर भी सवाल उठाया। एक महिला ने कहा फैसिस्ट और आपने 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी दी, तो उसकी बात तो साबित हो गई, आप फैसिस्ट हो। आरजेडी ने तो मोदी सरकार पर विपक्षी दलों के नेताओं के अलावा जनता की आवाज दबाने का भी आरोप लगा दिया, क्योंकि चेन्नई से तूतुकुड़ी आ रहे एक विमान पर मौजूद महिला पर मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाने का आरोप लगा, जिस पर विमान से उतरने के बाद आरोपी महिला को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इससे पहले उसी विमान में सवार तमिलनाडु की बीजेपी अध्यक्ष तमिलिसई सुंदरराजन की तूतुकुड़ी एयरपोर्ट पर महिला से बहस भी हुई, जिसके बाद उन्होंने ही महिला के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। यही वजह रही कि बीजेपी नेता ने नारे लगाने की आरोपी महिला की पृष्ठभूमि को लेकर सवाल भी खड़ा किया। கோஷம் போட்டது சொன்ன வார்த்தைகள் இவையெல்லாம் ஒரு சாதாரண பயணியின் வார்த்தைகளாக இல்லை, அதனால் அவர்களின் பின்புலத்தின் மீது எனக்கு சந்தேகம் இருக்கிறது। बीजेपी ने महिला के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को भी जायज ठहराया। पटना में एक डॉक्टर ने दावा किया कि कुछ बदमाशों ने हथियारों के दम पर उन्हें अगवा कर लिया और उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। डॉक्टर निशांत कुमार ने यह भी दावा किया है कि बदमाशों ने पिन पूछ कर उनके एटीएम कार्ड से 88,000 रुपए भी निकाले, साथ ही उनकी 50,000 रुपए की अंगूठी भी छीन ली, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई। बताया गया कि डॉक्टरों के साथ लूट और मारपीट का ये मामला 1 सितंबर का है। इस बीच पुलिस ने डॉक्टर पर लूटपाट और मारपीट की घटना पर बार-बार बयान बदलने का आरोप भी लगाया। पॉकेट से मोबाइल और पर्स जिसमें एटीएम रखा हुआ था वो निकाल लिया और मुझे कहीं ले गया जहाँ सुनसान जगह था। 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट केस के आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में बड़ा झटका लगा। दोनों अदालतों ने कर्नल पुरोहित की 2 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में सेशंस कोर्ट की तरफ से यूएपीए कानून के तहत आरोप तय किए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसको हाई कोर्ट की बेंच ने खारिज करते हुए कर्नल पुरोहित को इस मामले में निचली अदालत में ही जाने का निर्देश दिया। अपने आदेश में हाई कोर्ट ने यह भी नसीहत दी कि यूएपीए कानून के तहत मुकदमा चलाने की वैधता पर छूट तय करने का अधिकार सिर्फ ट्रायल कोर्ट को है। कर्नल पुरोहित ने अपने ऊपर लगे गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम को चुनौती दी थी। हालांकि इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली। रिलीफ मिलेगी डेफिनेटली दैट द ट्रायल कोर्ट शुड डिसाइड द मैटर। मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी कर्नल पुरोहित के परिवार ने अब निचली अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद जताई। ऐसा नहीं है कि कर्नल पुरोहित को सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट से ही झटका लगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में कर्नल पुरोहित की मालेगांव धमाके मामले से जुड़ी एक दूसरी याचिका भी खारिज हो गई।
जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच कोर्ट की निगरानी में SIT से कराने की मांग की। लेकिन जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस KM जोसेफ की बेंच ने बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद पूछा कि वो इस पड़ाव पर मालेगांव ब्लास्ट से जुड़े इस मामले में दखल क्यों दें। सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुकी, बल्कि उसने मामले में दखल देने पर निचली अदालत में चल रही सुनवाई के प्रभावित होने की भी आशंका जता दी। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी कर्नल पुरोहित की याचिका खारिज करते हुए उन्हें निचली अदालत में जाने की सलाह दी थी। The Supreme Court said we had asked for a court-monitored inquiry into his abduction and torture. 2008 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव शहर में हुए धमाकों में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कर्नल श्रीकांत पुरोहित समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन कुछ साल बाद इस मामले की जांच NIA को सौंप दी गई थी। रेप के आरोपों में घिरे केरल के CPM विधायक की जांच हो सकती है। CPM ने केरल में अपने एक विधायक पर लगे रेप के आरोपों को लेकर जांच का भरोसा दिया। महाराष्ट्र के पंढरपुर में कांग्रेस की जनसंघर्ष यात्रा के दौरान सोमवार को नेताओं के 3 घंटे की देरी से पहुंचने की वजह से नाराज कार्यकर्ता सभा छोड़कर चले गए, जिससे नेताओं के पहुंचने पर उन्हें सिर्फ खाली कुर्सियां मिली। बिहार के कटिहार में एक सरपंच पर नशे में गांव की एक महिला से मारपीट करने के एक आरोपी को पीटने का इल्जाम लगा। व्हाइट हाउस की पूर्व इंटर्न मोनिका लेविंस्की इजरायल में एक इंटरव्यू के दौरान बिल क्लिंटन से जुड़े सेक्स स्कैंडल के बारे में सवाल पूछे जाने पर नाराज होकर चली गईं। हालांकि बाद में मोनिका ने दावा किया कि उन्होंने इंटरव्यू देने के लिए क्लिंटन से जुड़े सवाल न पूछने की शर्त रखी थी। फिलीपींस के एक मैकेनिक ने ट्रैफिक जैम से बचने के लिए ऐसा ड्रोन बनाया जो बैटरी खत्म हो जाने पर भी कुछ घंटे आराम से उड़ सकेगा। चीन के एक प्ले स्कूल में छोटे छोटे कपड़े पहनी कुछ कलाकारों ने पोल डांस कर नर्सरी में एडमिशन लेने वाले बच्चों का स्वागत किया, जिस पर बच्चों के माता पिता ने आपत्ति जताई। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना की एक सैंक्चुरी में करीब 90 हाथियों के शव बरामद हुए। लीबिया की राजधानी त्रिपोली समेत कई शहरों में कई गुटों के झगड़ों के बाद फेसबुक बंद करना पड़ा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच अक्टूबर में होने वाली सीरीज का एक T20 मैच पहली बार यूपी के लखनऊ में खेला जाएगा। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने करण जौहर की एक फिल्म के लिए 21 साल बाद एक साथ शूटिंग की।